यूरोपियन देशों का दोगलापन एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि यूक्रेन के पड़ोसी देश अब आज की डेट में वही करना स्टार्ट हो गए हैं जो काम करने के लिए वो भारत की आलोचना कर रहे थे एंड भारत को मना कर रहे थे। रशिया यूक्रेन युद्ध को स्टार्ट हुए 1 साल से ऊपर का समय हो गया है और अभी भी दोनों देशों की सेनाएं आपस में लड़ रही हैं। युद्ध खत्म होने का कोई आसार ही नहीं लग रहा है। पीस टॉक्स को लेकर नेगोशिएशंस पूरी तरह से बंद है। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यूक्रेन और उसके आसपास के रीजन का मैप देख सकते हैं। यूक्रेन के नीचे वाले हिस्से में ब्लैक सी है, जिसके साथ यूक्रेन की एक लंबी कोस्टल लाइन लगती है। ब्लैक सी के साथ यूक्रेन के कई सारे पोर्ट्स भी हैं एंड इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा आप एक बार फिर नजर डालें, यूक्रेन के जो वेस्ट साइड में पड़ोसी देश हैं, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा, इन सब देशों के साथ भी यूक्रेन का बॉर्डर लगता है एंड बाय रोड रूट यूक्रेन यहाँ से भी अपना सामान इन सब देशों को एक्सपोर्ट करता है। कुछ सामान इन्हीं देशों में कंज्यूम हो जाता है एंड बाकी कुछ सामान इनके देश से होते हुए आगे यूरोपियन कंट्रीज में सप्लाई होता है। यूक्रेन जो सामान एक्सपोर्ट करता है उसमें ग्रेन्स की बहुत ही बड़ी संख्या होती है एंड ग्रेन्स यानी कि अनाज से यूक्रेन की गवर्नमेंट और वहाँ के फार्मर्स की बहुत ही बड़ी कमाई होती है। ग्लोबल व्हीट मार्केट में 10% सप्लाईज यूक्रेन से आती है, 15% कॉर्न मार्केट और 13% बार्ले मार्केट में यूक्रेन ही सप्लाई करता है। इसके अलावा दुनिया भर की सनफ्लावर ऑयल मार्केट का 50% अकेले यूक्रेन ने टेक ओवर किया हुआ है। एंड अगर ओवरऑल आंकड़ों को देखें तो साल 2021 में, जिस साल यूक्रेन युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, उस साल यूक्रेन ने टोटल $68 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे एंड इनमें से $28 बिलियन यानी लगभग 41% के करीब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और ग्रेन्स ही थे। कहने का मतलब है कि ग्रेन्स यानी कि अनाज यूक्रेन की कमाई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बात यूक्रेन के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको भी पता है और इस समय यूक्रेन के लिए एक डॉलर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के 2 पड़ोसी देश हंगरी और पोलैंड, इन दोनों देशों ने यूक्रेन से आने वाले अनाज के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पोलैंड और हंगरी, इन दोनों ही देशों ने यूक्रेन के ग्रेन्स और फूड एक्सपोर्ट्स के ऊपर पूरी तरह से बैन की घोषणा कर दी है। पोलैंड और हंगरी की सरकारों का कहना है कि वो यूक्रेन से आने वाले अनाज और खाने पीने की आइटम्स के ऊपर रोक इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो अपने लोकल किसानों को प्रोटेक्ट कर सकें, डोमेस्टिक फूड इंडस्ट्री को होने वाले नुकसान से बचाएं। हंगरी और पोलैंड की सरकार ने यूक्रेन के ऊपर आरोप भी लगाया कि यूक्रेन के ट्रेडर्स बहुत ही चीप प्राइस के ऊपर यानी बहुत ही सस्ते दामों के ऊपर उनके देश में अनाज और बाकी फूड आइटम्स डंप कर रहे हैं, जिससे उनके देश के खुद के किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। पोलैंड और हंगरी की सरकारों के इस फैसले के बाद यूक्रेन पोलैंड और यूक्रेन हंगरी बॉर्डर के ऊपर यूक्रेन के हजारों ट्रक्स की लाइन लग गई है। ये सभी ट्रक्स अनाज और फूड आइटम्स लेकर आए हैं जिनकी कुछ समय की शेल्फ लाइफ होती है और अगर ये बैन लंबे समय तक रहता है तो यूक्रेन को कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, जो कई बिलियन डॉलर्स तक भी पहुंच सकता है। हंगरी और पोलैंड का कहना है कि अपने लोकल फार्मर्स और लोकल एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करना उनकी सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए वो यूक्रेन के अनाज और यूक्रेन के फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा रहे हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर पोलैंड और हंगरी को यूक्रेन के ऊपर तरस नहीं आ रहा है। अब ये खुद के फार्मर्स, खुद के लोकल एग्रीकल्चर सेक्टर की चिंता सता रही है इनको। सेम चीज भारत भी कर रहा था। रशिया से हम क्रूड ऑयल इसलिए परचेज कर रहे थे ताकि हमारे फार्मर्स को डीजल के लिए हायर कॉस्ट ना पे करनी पड़े, हमारे लोगों को ज्यादा पे नहीं करना पड़े, हमारी ऑयल कंपनीज और रिफाइनरीज के ऊपर से प्रेशर कम हो। लेकिन उस समय भारत को टारगेट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि हम रशिया की मदद कर रहे हैं, जबकि भारत भी उस समय अपने डोमेस्टिक सेक्टर के लिए ही सस्ता क्रूड ऑयल रशिया से परचेज कर रहा था, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर।